नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षणशाला में स्वागत है। और आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये महत्वपूर्ण भी टॉपिक है, लगभग सभी परीक्षाओं में आता है ये। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, गुण या दिशा दशा आदि के नाम का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं। अगर हम संज्ञा को एक संक्षिप्त रूप में कहना चाहे तो संज्ञा किसे हैं? संज्ञा नाम को ही कहते हैं। कोई भी नाम हो, चाहे चाहे व्यक्ति से संबंधित हो, चाहे वस्तु से संबंधित हो, चाहे स्थान, जाति, प्राणी, भाव, अवस्था, कोई भी हो, जो ये जहाँ भी नाम आ जाए वह समझ लेना संज्ञा है। जैसे आलोक, ये संज्ञा है। पुस्तक एक संज्ञा है। जोधपुर एक संज्ञा है। दया एक संज्ञा है। बचपन एक संज्ञा है। मिठास, गरीबी आदि। अब बात करते हैं संज्ञा के प्रकार कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा के 2 और भाग हैं। एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो चलिए दोस्तों, इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जातिवाचक संज्ञा का अध्ययन। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन से इसमें आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत? जैसे स्त्री पुरुषों के नाम, जैसे रमेश हो गया, पार्वती हो गया। देवी देवताओं के नाम, विष्णु, लक्ष्मी। देशों के नाम, भारत, चीन। राज्य के नाम आ जाएंगे, राजस्थान, गुजरात। और खाड़ी एवं झीलों के नाम आ जाएंगे, बंगाल की खाड़ी, राजसमंद झील। महाद्वीपों के नाम आ जाएंगे, जैसे एशिया, अफ्रीका। ऐतिहासिक दरवाजों के नाम आ जाएंगे, जैसे इंडिया गेट, अजमेर गेट, सांगानेर गेट। इसके अलावा दुर्ग एवं किलों के नाम आते हैं, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, गागरोन का दुर्ग। भाषाओं के नाम आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि व्यक्ति का ही बोध कराते हैं। जैसे रमेश है, ये एक व्यक्ति का बोध कराते हैं। लेकिन अब हम जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो पुरुष पुरुष एक समूह का बोध कराता है, जबकि रमेश एक व्यक्ति विशेष से परिचय हमें बोध कराता है। तो जहाँ भी ये व्यक्ति विशेष से संबंधित नाम आ जाए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जहाँ समूह का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देवियाँ, अब देवियाँ एक जातिवाचक संज्ञा है, जबकि पार्वती एक पर्टिकुलर एक शब्द है और ये किसी स्त्री का नाम है, हमारी देवी का नाम है। तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। इसके अलावा उपाधियों और पुरस्कारों के नाम, जैसे डॉक्टर हो गया, सर हो गया। इसके अलावा एक पुरस्कार जितने भी होते हैं, अर्जुन अवार्ड, ये जितने भी ये पुरस्कार, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सरकारी योजनाओं के नाम आते हैं, जन धन योजना, भामाशाह योजना। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। खेलों के नाम आ जाएंगे, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल। जिलों के नाम आते हैं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली। पठार एवं मैदानों के नाम, जैसे हाड़ौती का पठार, छप्पन का पठार, छप्पन का मैदान, हाड़ौती का पठार, छप्पन का मैदान। दिशाओं के नाम आ जाएंगे, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम। नदियों के नाम आ जाएंगे, गंगा, सरस्वती, यमुना। पहाड़ों के नाम आ जाएंगे, अरावली, विंध्याचल। समाचार पत्रों के नाम आ जाएंगे, जैसे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक न्यायज्योति। इसके अलावा त्योहारों के नाम आ जाएंगे, होली, दीपावली, दशहरा। ऐतिहासिक युद्धों के नाम आ जाएंगे, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध। इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की ये है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जितने भी ये ऐतिहासिक युद्धों के नाम, त्योहारों के नाम, इनको हमें एक याद करना पड़ेगा, ताकि हमें ये एक एरिया पता चल जाए कि इससे संबंधित व्यक्तिवाचक संज्ञा है और समूह का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा की भी बात कर लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु पक्षियों का नाम, ये एक समूह का नाम हो रहा है, जैसे चिड़िया, भैंस, गाय। जाति पूरा पूरा समूह का बोध करा रही है। पेड़ एवं फलों के नाम, दैनिक उपयोगी वस्तुएं, जितने भी हम दैनिक उपयोगी वस्तुएं जो भी
प्राकृतिक आपदाओं के नाम, प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकंप। शरीर के अंगों के नाम, नाक, कान, गला। इसी तरह सामाजिक संबंधों के नाम, नानी, मामी, दादी, बुआ। पदों के नाम, जो भी सरकारी पद है, प्रधानमंत्री, कोई भी पद हो चाहिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। संपूर्ण वर्ग का नाम, जैसे देश एक पूरे समूह का बोध करा रहा है, नगर पूरे समूह का बोध करा रहा है। एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट के रूप में हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी ये बहुब्री समाज के उदाहरण है ना, वे व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे नीला है कंठ जिसका, तो कौन सा है? शिव। तो ये व्यक्तिवाचक संख्या है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको। अगला क्या है? अब जातिवाचक संख्या के दो उपभेद बताए थे मैंने। कौन सा? एक तो द्रव्यवाचक और एक पदार्थ। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, जैसे मापतोल की जो भी वस्तु आती है, या पदार्थ का मापतोल की वस्तु है और पदार्थ, ये इनका बोध जो भी कराने वाली वस्तु होती है वे द्रव्यवाचक होती है। द्रव्यवाचक का मतलब जिनको हम लीटर के रूप में या ग्राम के रूप में नापते हैं। तो क्या आ जाएगा? सोना, चांदी, पेट्रोल, दूध, दही इत्यादि या आदि। अगला क्या है? समूहवाचक संख्या। जातिवाचक संख्या के दो उपभेद है ये दोनों, एक तो पदार्थवाचक संख्या और एक समूहवाचक संख्या। अब समूहवाचक संख्या में क्या होगा कि प्राणियों के या पदार्थों के समूह का बोध होगा। प्राणियों के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे परिवार है, ये एक प्राणियों का समूह है। दल है, ये एक कुछ लोगों का एक समूह होता है, उन्हें दल कहते हैं। सभा हो गई, जैसे राज्यसभा, लोकसभा। कचरे का ढेर होता है, उसी तरह ढेर, गुच्छा, कई चीज़ों का इकट्ठा किया हुआ वो गुच्छा हो जाता है। इस तरह से ये जातिवाचक संख्या के दो उपभेद हैं। अगली बात करते हैं भाववाचक संख्या, जो हमारी तीसरी है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो तीसरी जो है वो कौन सा उपभेद संज्ञा का? भाववाचक। अब परिभाषा क्या है? किसी भाव, अवस्था, गुण या दिशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई हो गया, सुंदरता हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया, सुख हो गया। भाव के अंदर तो ये आ जाएगा सुख। अवस्था के अंदर आ जाएगा ये बचपन, बुढ़ापा। गुण के अंदर आ जाएगा मिठास, या दिशा से संबंधित आ जाएगी लंबाई, चौड़ाई। इस तरह से पूरा पश्चिम। तो इनका जो बोध कराती है ना, वो भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा में भाव से संबंधित होता है। जैसे दयालु या दया, दया एक भाव का है। अब भाववाचक संख्या के भी हम प्रत्यय लगाकर इसके 5 प्रकार से हम अध्ययन करेंगे कि अगर भाववाचक संख्या के अंदर प्रत्यय लग जाए, जैसे लड़का, तो लड़का के अंदर पन हम प्रत्यय लगा देते हैं तो लड़कपन हो जाता है। इसी तरह कोई मित्र है, तो मित्र के अंदर हम ता प्रत्यय लगा देंगे तो वो मित्रता हो जाएगा। मित्रता एक भाव का प्रतीक है, भाववाचक संख्या की ओर संकेत करता है। तो प्रत्यय लगाकर देखते हैं इसके 5 प्रकार से। कौन सा? पहला जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या। अगर कोई जातिवाचक संख्या, तो उसमें हम भाववाचक संख्या कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए हमें ता प्रत्यय लगाना होगा। जैसे मित्र है, ता प्रत्यय लगाया, मित्रता हो गया, यह भाव का प्रतीक है। इसी तरह लड़का है, इसमें हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो ये लड़कपन हो जाएगा। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संख्या बनाएंगे। जैसे अपना, अपना का भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो प्रत्यय लगाना होगा। अपनत्व, अपनत्व एक भाव का प्रतीक होता है। इसी तरह अपना है, अपना के अंदर हम पन प्रत्यय लगाएंगे तो अपनापन हो जाएगा। अपनापन भी एक भाव का प्रतीक है। ये अपना, ये एक सर्वनाम है। वह है, अपना, में, ये सब सर्वनाम है। जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या है? मित्र, मित्र एक जाति का बोध करा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष से आ जाए ना, तो ये भाव व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। लेकिन ये मित्रता का, मित्र लड़का, लड़का एक पूरे समूह का बोध करा रहा है, जितने भी लड़के हैं। अगर यहाँ सुरेश आ जाए तो ये जातिवाचक संख्या हो जाएगा, या रमेश आ जाए तो ये व्यक्तिवाचक संख्या हो जाएगा। रमेश, सुरेश, कल्पेश, राजेश, ये व्यक्तिवाचक संख्या, जबकि लड़का एक जातिवाचक संख्या। और इसमें अपन भाववाचक संख्या बनाएंगे तो इसमें भाव का प्रतीक लाने के लिए प्रत्यय लगाते हैं, और कौन सा? पन प्रत्यय लगाते हैं। अगला अध्ययन करते हैं।
विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण में क्या लगाएंगे, जैसे साफ है, ये साफ है विशेषण, इसमें हम सफाई आई प्रत्यय लगाएंगे ना, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। मधुर, उसकी विशेषता है कि वो मधुर बोलता है, उसकी वाणी मधुर है, मधुर विशेषण है, इसके अंदर हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो मधुर्य हो जाएगा। मधुर्य एक भाव का प्रतीक है। सुंदर, वह बहुत सुंदर है, सुंदर उसका विशेषण है, लेकिन इसमें के अंदर हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो ये सौंदर्य हो जाएगा। इस तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। जैसे खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, जितनी भी है जिसके अंदर अंत शब्द के अंदर ना लग जाए तो वह हो जाएगा क्रिया। जैसे खेल है, खेल एक व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है, अगर इसके अंदर इसमें हम ना लगा देंगे तो ये क्रिया बन जाएगा। जिस भी शब्द के अंत में ना लगाकर देख लो, अगर वो शब्द बन रहा है तो समझ लेना क्रिया है। तो इसके अंदर हम भाववाचक संज्ञा भी कैसे बनाएंगे, खेल ए प्रत्यय लगाकर। ख के अंदर हम उच्चारण करेंगे तो ए का उच्चारण आता है, ख के अंदर ए है, स्वर ए दबा हुआ ख के अंदर। इसी तरह चढ़ना, तो चढ़ाई आई प्रत्यय है, तो प्रत्यय लगाकर क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई। अभी अव्यय कह दो या उपसर्ग कह दो, कि उपसर्ग लगाकर भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे भीतर, भीतर के अंदर हम भीतरी ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये भीतरी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह परस्पर यानी मेलजोल, इसके अंदर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो पारस्परिक हो जाएगा। पारस्परिक भाववाचक संज्ञा का प्रतीक है या भाववाचक संज्ञा है एक। तो इस तरह से ये भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। पहला कौन सा था, पहला था जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से भाववाचक बनाना। दूसरा सर्वनाम से भाववाचक बनाना। तीसरा क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। और पांचवा है अव्यय से भाववाचक संज्ञा करना। अगर एग्जाम में यूं पूछ ले कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो पांच प्रकार की होती है, तो इसका भी ध्यान रखना। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ 2012 के अंदर कि मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। मधुर से कौन सी है, मधुर्य, ये प्रत्यय लगाया था हमने, और विशेषण से हमने भाववाचक संज्ञा बनाई थी। इसी तरह अगला है कि विद्वान विशेषण में बनी भाववाचक संज्ञा है। ये आरआरबी रेलवे के अंदर 2011 में पूछा था। उसी तरह थर्ड ग्रेड 2012 में भी पूछा, ये भी थर्ड ग्रेड के अंदर आया हुआ है। तो विद्वान का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो कैसे, विशेषण लगाकर, तो इसमें विद्वता, ये वाला आंसर सही है, विद्वता वाला। ता प्रत्यय लगाकर हम इसमें भाववाचक संज्ञा बना लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक कल नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। और कल शायद इसमें सर्वनाम लेके आऊँगा, तो सर्वनाम के बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।